जय हिंद दोस्तों, स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में आपका स्वागत है। आज 13वां सेट है। इस जीके क्विज में आपको डेली दिया जाता है सुबह 6 बजे। इस जीके क्विज में आपको 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी पेपर में जरूर पूछे गए हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और डेली देखा कीजिए। अगर आप डेली ये वीडियो देखते हैं यानी कि ये जीके क्विज सॉल्व करते हैं तो आपकी जीके काफ़ी मजबूत हो जाएगी, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होती है। जीके आपका नंबर उठा भी सकती है, आपका गिरा भी सकती है, इसलिए जीके जरूर पढ़िए, डेली पढ़िए। चलिए दोस्तों, अंतरंग अध्ययों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारे क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे क्वेश्चन साइंस के भी हैं। अंतरंग अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? अंतरंग यानी कि शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन आपका कहलाता है ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्पैंक्नोलॉजी। स्पैंक्लोनोलॉजी को कहा जाता है अंतरंग अध्ययों का अध्ययन, अंगों का अध्ययन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? आपको पता होगा दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। तो किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? तो वो होगा आपका जाइमेस। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पद यानी कि आरएच कारक का क्या अर्थ है? आरएच कारक का क्या अर्थ है यहाँ पे दोस्तों? आरएच कारक का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? आरएच कारक का अर्थ हो जाएगा रिसस कारक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न पूछे जरूर गए हैं किसी ना किसी पेपर में। एसएससी बैंकिंग और रेलवे का पेपर मुख्यतः यहाँ पे लिया गया है। एसएससी बैंकिंग और रेलवे के मेन इसमें लूसेंट के क्वेश्चंस हैं। लूसेंट और अरिहंत के अच्छे क्वेश्चन हैं। सो वीडियो लास्ट तक आप देखते हैं तो अच्छा रहेगा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? जितना मुझे उस क्वेश्चन के बारे में जितना फैक्ट पता होता है उतना आपको जरूर बताता हूँ। जिसमें नहीं पता होता है उसमें ऑप्शन बता देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। सो आप ध्यान दीजिए दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका क्या होता है, जैसे ये आपका नसें हैं, ये तो इन रुधिर वाहिकाओं में जो रुधिर बहता है तो यहाँ पे छोटा छोटा वसाएं जमा हो जाती हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल ये यहाँ पे जमा हो जाती हैं। तो अगर ये ज़्यादा जमा हो जाए, अगर यहाँ पे जैसे ये रुधिर वाहिका इसमें से रुधिर जा रहा है तो इसके चारों तरफ जैसे वो जमा हो जाती हैं, वसा कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगती है, जो कि नली को ब्लॉक कर देती है। तो अगर ये ज़्यादा जमा हो गई तो ये रुधिर को ब्लॉक कर देगी और रुधिर पहुंचने नहीं देगी, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वही होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर आपका 180 से 200 mg% होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर नीचे हो जाता है तब भी दिक्कत होती है दोस्तों। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाए और वो प्याज और लहसुन ज़्यादा खाएगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक का खतरा बहुत रहता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव की किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस कोशिका ऊतक में विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व, यानी कि जो दिमाग में तंत्रिका तंत्र होती है उनमें कोई विभाजन नहीं होता है। आपको पता होगा कि दोस्तों जन्म के बाद कुछ हड्डियां होती हैं, ज़्यादा हड्डियां होती हैं बच्चों में, जो कि बाद में मतलब परिवर्तित होती हैं। पर ये एक ऐसी कोशिका ऊतक है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जन्म के समय वैसी ही रहती हैं और बाद तक वैसे ही रहती हैं, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है दोस्तों। अगर आप यूपीएसआई या एसएससी सीपीओ की तैयारी मेनली कर रहे हैं या एसएससी जीडी की कर रहे हैं तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने चाहिए। उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यूपीएसआई का कर रहे हैं तैयारी तो वहाँ पॉलिटी के 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका काफ़ी नंबर उठा सकते हैं। सो जरूर पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 1935 में संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले M.N. रॉय ने प्रस्तावित किया था, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सबसे पहले संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे आपके M.N. रॉय। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार सर्वप्रथम कौन थे? तो M.N. रॉय ही थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? अंग्रेजों के समय में शुरू की गई थी। केंद्र में द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप साथ में कोशिश भी किया कीजिए और देखा कीजिए कि आपका कितना आंसर सही है। तो इससे आपका क्विज के जैसे रहेगा। वैसे तो मैं बता देता हूं ताकि ज़्यादा समय नष्ट ना हो आपका और कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी। 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। द्विशासन प्रणाली
क्या होती है, यानी कि एक ही जगह पे दो लोग होते हैं। जैसे इस वक्त दिल्ली में अगर बात करें तो वहाँ सेंट्रल का भी वो है, मतलब सेंट्रल भी वहाँ पे है और राज्य सरकार भी है। तो वही द्विशासन प्रणाली कुछ इसी तरह से थी 1935। इसके अलावा दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान में किस किस मतलब अधिनियम की झलक ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो 1935 का ही अधिनियम है। लगभग 200 से ज़्यादा आर्टिकल संविधान के यहीं से लिए गए हैं। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था तो आपको बता दिया। भारत में कम्युनिटी पार्टी को स्थापित कब किया गया था? कम्युनिटी पार्टी भारत में कब स्थापित हुई थी? कम्युनिस्ट, सॉरी दोस्तों इतनी देर से गलत बोल रहा था, सॉरी। कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो मतलब कार्ल मार्क्स के विचारवाद पे चलती है, कम्युनिस्ट नास्तिकता मेन इसको कहते हैं। ये आपका भारत में हुई थी 1925 में। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में मेनली हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बिना समय नष्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में देखेंगे। अगर आप ये डेली सेट रोज देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको फ़ायदा जरूर होगा। और आपको पता होगा कि जीके का किसी क्वेश्चन उसमें कोई लेवल नहीं होता। अगर आप इस भ्रम में बैठे हैं कि जीके का एक लेवल होता है या जीडी का जीके अलग आता है, एमटीएस का जीके अलग आता है और एसएससी सीपीओ का अलग आता है, एसआई का अलग आता है, तो बेवकूफ़ हो आप। जीके सबका एक ही रहता है। जीके का कोई लेवल ओवल नहीं होता है। जो 10th लेवल का जीके है वही सीजीएल में जीके पूछा जाता है, वही उठा के एमटीएस में पूछ लेते हैं। सो आप पूरा जीके देखिए, सारे क्वेश्चन के इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? हु आर द वैशेषिक दर्शन? वैशेषिक दर्शन दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का एक धारा मतलब पंथ है, या जिसे रास्ता कह लीजिए या दूसरी विचारधारा कह लीजिए। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये हैं आपके कणाद ऋषि कणाद। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। दोस्तों इस शासक के बारे में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, तो आप देखिए वीडियो। ये थे आपके चंद्रगुप्त। कौन थे? 10वें का आंसर हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त ने आपके जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन धर्म में संलेखना विधि से प्राण त्याग करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त ही थे। संलेखना विधि क्या होती है? तो भूख प्यास के द्वारा यानी कि व्रत रह के, निर्जला व्रत रह के आप अपना शरीर त्याग देते हैं, उसी को कहते हैं संलेखना विधि। संलेखना विधि पे भी याद रखिएगा दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बन जा रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध आपको पता होगा दोस्तों, अशोक ने लड़ा था कलिंग के विरुद्ध और इसी में उनका माइंड चेंज हो गया था, यानी कि वो बुद्ध के रास्ते पे चलने लगे थे, बौद्ध धर्म अपना लिए थे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, पर जरूर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 261 बिफोर क्राइस्ट। 261 ईसा पूर्व में आपका हुआ था कलिंग युद्ध। अशोक ने लड़ा था कलिंग के विरुद्ध में और उन्हीं में इसी युद्ध के बाद उनका माइंड परिवर्तन हो गया था और इन्होंने फिर कभी लड़ाई न करने की कसम खाई थी। मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई थी। किसके आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई थी? 12वें का आंसर है दोस्तों। ये 12वां लिखा है, ये 12 मार्च नहीं लिखा है, मार्च 1784 लिखा हुआ है। ये 12 गलती से पढ़ दिया, ये 12वां क्वेश्चन है। तो ये मार्च 1784 में किसके आग्रह पे मंगलोर की संधि हुई थी? मंगलोर की संधि जो हुई थी आपके लॉर्ड मैकार्टर के आधार पे, संधि पे लॉर्ड मैकार्टर ने ये संधि की थी, मंगलोर की संधि, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? निजाम उल मुल्क, निजाम आपको पता होगा दोस्तों, हैदराबाद के निजाम। तो इन्होंने हैदराबाद की ही स्थापना की थी, निजाम उल मुल्क ने, हैदराबाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों बक्सर का युद्ध आपको पता होगा सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध रहा है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी सत्ता बहुत मजबूत कर ली थी भारत में। पहला तो था प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने अपना दखल देना शुरू कर दिया था, मतलब, और बक्सर के युद्ध के बाद उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनाध्यक्ष थे आपके मेजर मुनरो। मेजर मुनरो ने मीर कासिम की सेना को पराजित कर दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता पे लूसेंट के एमसीक्यूज का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो वो था आपका लोथल। इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है आपका मृतकों का टीला। और अगर पूछा जाए एक क्वेश्चन ये, तो कालीबंगन किस लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगन
आपका मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में यानी कि जो हिंदू धर्मशास्त्रों में यहाँ पे मेन होना चाहिए, भू राजस्व की दर क्या है, तो वो है 1/6। दोस्तों इस पे अगर क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा पूछा जाए कि मतलब इस राजा के राज्य में वो भू राजस्व की दर क्या थी, और वो राजा अगर हिंदू हो, दोस्तों सभी हिंदू राजाओं के शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/6 ही थी। जैसे कि गुप्त वंश के, शिशुनाग वंश के, सब में 1/6 ही थी। तो अगर कोई हिंदू राजा दिया हुआ हो नाम और पूछ ले कि भू राजस्व की दर इसके राजा शासनकाल में क्या थी, तो आप 1/6 ही लगाइएगा। और अगर कोई मुस्लिम शासक का नाम दिया हो, जैसे कि मुगल शासक या किसी भी मुस्लिम शासक का नाम दिया हो और पूछे जाए कि इसके शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी, तो आपको 1/3 लगाना है। मुस्लिमों के शासनकाल में 1/3 थी, हिंदुओं के शासनकाल में 1/6 थी, याद रखेंगे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछ चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों काशी, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा। अशोक बिंदुसार का क्या था, पुत्र था। तो बिंदुसार ने कहाँ पे भेजा था अशोक को, सबसे पहले विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा था आपका तक्षशिला में भेजा था। प्राचीन इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 16 महाजनपद मिलते हैं, उसी में एक तक्षशिला आपका विद्या एवं दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र था। तो वहीं पे विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था बिंदुसार ने। सतवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। सतवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्राएं किस धातु की बनी हुई थी, तो वो आपकी लेड की बनी हुई थी। सीसा यानी कि लेड की बनी हुई थी सबसे ज़्यादा धातुएं। दोस्तों धातुओं पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कौन सा शासनकाल है, तो वो है गुप्त शासनकाल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी, याद रखेंगे। गुप्त शासकों की शासकीय सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। दोस्तों आपका जो गुप्त वंश था वो मेनली ब्राह्मण वंश था, यानी कि ब्राह्मणों को ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो उस वक्त ब्राह्मण युग था, तो उसकी सरकारी दरबारी भाषा भी संस्कृत हो जाएगी। इस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं अगर आप ये याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, गुप्त वंश में एक बहुत बड़ा शासक हुआ है समुद्रगुप्त, याद रखेंगे। उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, भारत शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मैं पिछले कई जीके करा चुका हूँ, लगभग 3 बार जरूर बताया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी अवटु या थायराइड ग्रंथि आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है। और दोस्तों याद रखेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अगर वैसे ही पूछा जाए तो यकृत है। मानव रुधिर का पीएच मान सभी को पता होगा 7.4। अब पीएच मान यहाँ पे बताने का ये उद्देश्य नहीं था, पीएच मान मैं आपको कुछ और बताना चाहता था। दोस्तों 7 जो आपका होता है पीएच मान, वो होता है उदासीन, याद रखेंगे। और 7 से जैसे इधर बढ़ते हैं, यानी कि 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो ये आता है आपका अम्ल में। यानी कि अगर किसी का पीएच मान दिया हुआ है 6.4 तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, तो ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो मानव रुधिर भी जो होता है वो 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। 7 के आगे सारे क्षारीय होते हैं। आपने पीएच मान अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, 7 से पीछे सारे अम्ल होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी हड्डी किस अंग की होती है। सबसे लंबी हड्डी किस अंग की होती है। 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, उरु यानी कि फॉर्मल हड्डी। दोस्तों हड्डियों पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो याद रखना है आपको कि जबड़े की हड्डी होती है। जबड़ा यानी कि जो मुंह की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। और सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है, यानी कि जांघ की हड्डी। दोस्तों कुल 23 प्रश्न हमने आज के सेट में डिस्कस किया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी जीके कुछ मिस ना करें। इसके अलावा इस चैनल पे आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज भी जीके दिए हुए हैं, आप एक बार चैनल को जरूर देखें। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।